यो पति नई नवेली दुल्हन को रोज पीटता था। गली में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। पहरेदार का जागते रहो का तीव्र ध्वनि शांति भंग कर रही थी। रात आधी बीत चुकी थी। सुधा घुटनों में सिर दिए झपकी ले रही थी। नींद के झोंके से माथा कभी इधर कभी उधर लुढ़क पड़ता। वो पुनः सिमट कर बैठ जाती। वो जितना ही जागने का प्रयास करती, नींद उसे पर दुगने वेग से हावी हो जाता। नीचे आंगन के शोर शराबे से सुधा की आंखें खुल गई। झट उठ बैठी। शायद जेठ और पति आ गए। भोजन ठंडा हो गया। कोयले की आंच मंदा पड़ गया था। वो जल्दी जल्दी पंखा झलने लगी। नीचे शोर शराबा बढ़ता जा रहा था। सुधा का हृदय किसी अनजान भय से आतंकित हो उठा। स्थिति का जायजा लेने के लिए वो मुडेर पकड़ आंगन में झांकने लगी। उसके जेठ जेठानी और पति आपस में उलझ रहे थे। कुछ तो शर्म करो, इस तरह पीकर आधी रात को घर आना। जेठानी की तेज आवाज ने सुधा को स्तब्ध कर दिया। पीकर आए हैं तो तेरे बाप का क्या जाता है, आंखें दिखाती है। जेठ गालियां बकने लगे। जेठानी शीला भी पीछे रहने वाली नहीं थी। मेरे बाप का कुछ नहीं, अपने बच्चों का तो ख्याल करो। घर खर्चा चलाना मुश्किल है, उस पर दारू शराब पर पैसे लुटाना। कलेजा ही जलाना है तो हमें जहर लाके दे दो, फिर जो जी में आए करो। जा जा खा ले जहर। तेरी जैसी मुंह जोड़ से तो पीछा छूटे। बच्चे सिर्फ मेरे हैं, तेरे नहीं। पति के बहराई का शीला पर कोई असर नहीं हुआ। वो चमक उठी। घर में नई नवेली दुल्हन है, उसकी तो सोचो। वो मायके जाकर क्या कहेगी हमारे बारे में। लोक लिहाज कोई चीज है कि नहीं। पति पत्नी को यूं ही आपस में उलझता छोड़ सुधा का पति अपने कमरे की तरफ चला। अधिक देसी चढ़ा लेने से वह होश में नहीं था। पाँव डगमगा रहे थे। मितली सी आ रही थी। दिमाग काबू में न था। धम से बिस्तर पर जा गिरा। सुधा, ओ सुधा! उसे इस समय पत्नी की बेहद आवश्यकता थी। गला प्यास से सूख रहा था। पानी, पानी! सुधा ने पहली बार अपनी आंखों से दो शराबियों को यूं नशे में चूर देखा था। इत्तेफाक से दोनों उसके जेठ और पति ही थे। अभी उसके विवाह का महीना भी नहीं बीते हैं और पति का यह लक्षण। जिस पति की एक झलक से वो रोमांचित हो उठती थी, वही नशे में डूबी पुकार सुधा के कोमल हृदय को व्यथित कर दिया। वो यूं ही मुडेर थामे अंधेरे में खड़ी रही। नीचे जेठ का बड़बड़ाना कम हो गया था, किंतु जेठानी की जुबान अभी भी आग उगल रही थी। कहाँ गई, ओ महारानी! पति की चीख पुकार। वह ज्यों की त्यों खड़ी रही। इस प्रत्याशित स्थिति के लिए वह कतई तैयार नहीं थी। कदम आगे बढ़ते ही नहीं थे। पाँव मन मन भर भारी हो रहे थे। नशे के गिरफ्त में पति को अपनी अवहेलना अखड़ गई। उसने आओ देखा न ताव देखा, सुधा के कमर पर खींच कर लात जमा दिया। औरत की जात तुम्हारी ये मजाल, समझ के रखा है। अब शब्दों का बौछार करता अपने दोनों हाथों और पैरों से पत्नी को बुरी तरह पीटने लगा। सुधा की चीखें रात्रि के सन्नाटे को चीरती दूर दूर तक फैली चुकी थी। शराब के नशे में पति शैतान बन चुका था। सुधा की चीख सुन जेठानी दहल उठी। वाह रे दुल्हन! अभी पखवाड़ा भी नहीं बीते और पति की लात जूतों का प्रसाद मिलने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। पहली बार अपने पति के हाथों पिटकर वह भी तो इस प्रकार चीखी चिल्लाई थी, परंतु उसे बचाने कोई नहीं आया था। वह जल्लाद पति के हाथों पीटती रही और उधर सास ननद मुंह में आंचल खूब मजा लेती रही। अतीत की स्मृतियों से उसकी आंखें में क्रूर चमक उभर आई। वह भी तो पीटती है अपने पति के हाथों। अब सुधा कहाँ की राजरानी है। अब इस घर में आई है तो यहाँ के रीति रिवाज से रूबरू होना ही पड़ेगा। सुधा की चीखें
सिसकियों में परिवर्तित होने लगी। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया। अब तो हर तीसरे दिन सुधा को मार पड़ने लगी। फूल सी कोमल काया लाल नीली धारियों में पट गई। चेहरा सूख गया। आंखों में भय तैरने लगे। नई बहू का उत्साह उमंग कपूर की नाई उड़ गया। सुधा के पति और जेठ एक गल्ले के दुकान में काम करते थे। कमाई साधारण थी। उस पर नशे की लत। 3 बच्चे थे। बिटिया बिहाने लायक थी। घर में हरदम खर्चे की तंगी रहती थी। न बच्चों के कॉपी किताब का ठिकाना था, न उचित शिक्षा दीक्षा की। सुधा ने अपने आप को परिस्थितियों के हवाले कर दिया था। दिन भर घर गृहस्थी में जुटी रहती। आधा पेट खाकर भी प्रसन्न रहने की चेष्टा करती। मार पड़ने पर भी पहले की तरह चिल्लाती नहीं थी। पीड़ा को अंदर ही अंदर पीने का प्रयत्न करती। जेठानी से उसका विशेष लगाव हो गया था। खाली समय में जेठ के बच्चों को ज्ञान भरी कहानियां सुनाती, किताबें पढ़ाती, उनके पढ़ाई में मदद करती। बारिश का मौसम क्या आया, अपने साथ बीमारियां भी ले आया। जेठानी कई दिनों तक तीव्र ज्वर से पड़ी रही। सुधा जी जान से उनकी सेवा में लगी रही। ज्वर चला गया था किंतु कमजोरी काफी हो गई थी। दीदी, फुलके खा लो। परवल का झोल खासकर तुम्हारे लिए पकाया है। इससे शरीर में ताकत आएगी। सुधा की भोली बातें सुन जेठानी का मन भर आया। वो जानती थी इस परवल के झोल के लिए कितने बड़े परिवार में सुधा ने कैसे सब्जी से 2-4 परवल छुपाकर रखे होंगे। इतनी प्यारी लड़की इस दरिंदे के हाथ में कौन सा सुख हो पाएगी। सुधा, मैं स्वस्थ हो गई हूँ। तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके हो आओ। जेठानी अपना सारा स्नेह देवरानी पर लुटाने के लिए व्यग्र हो उठी। नहीं दीदी, मैं यहाँ ठीक हूँ। सुधा की नजरें झुका ली। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। बोलो, क्या बात है। मायके जाने के नाम पर तो लड़कियां उछलने लगती हैं, पर तुम उदासीन हो जाती हो। जरूर इसके पीछे कोई राज है। अपनी दीदी को नहीं बताओगी। दीदी, आपसे क्या छुपाना। घर में खाने वाले कई हैं और कमाने वाला मेरा एक भाई। वो भी छोटी सी नौकरी। किसी प्रकार उसने मेरा विवाह किया। अब दोबारा मैं उस पर बोझ बनना नहीं चाहती। अन्यथा कोई लड़की मायके जाना नहीं चाहेगी। ग्रेजुएशन के बाद मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां कर रही थी। इस बीच शादी हो गई और सब पीछे छूट गया। सुधा का उदास स्वर जेठानी के दिल में उतर गया। जी, यह क्या होता है, मुझे समझाओ। जेठानी का आश्वासन पा सुधा विस्तार पूर्वक सब कुछ बताने लगी। किताबें, फॉर्म भरने के लिए पैसे भी चाहिए। जेठानी ने आंखें मूंद ली, मानो कोई समस्या का समाधान ढूंढ रही हो। तुम ट्यूशन करोगी? वो उठकर बैठ गई। हाँ, क्यों नहीं, पर कैसे? मैं पहले भी ट्यूशन पढ़ाती थी। ये लोग मानेंगे? यह मुझ पर छोड़ दो। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। जेठानी के समक्ष सुधा एक उम्मीद की किरण बनकर चमकी थी। उसने अपने पहचान वालों के माध्यम से ट्यूशन की व्यवस्था करवा दी। सुधा एक मेधावी, परिश्रमी और कुशल शिक्षिका साबित हुई। उसके सरल स्वभाव, व्यवहारिक ज्ञान, गणित, अंग्रेजी तथा अन्य विषयों पर अच्छी पकड़ की धूम मच गई। ट्यूशन चल निकला। हाथ में 4 पैसे आने लगे तो घर की दशा भी सुधरने लगी। साथ ही दोनों देवरानी जेठानी का खोया हुआ आत्मविश्वास भी लौटने लगा। दोनों नशेबाज भाई इन सब से बेखबर शाम ढले दारू पीकर आते, खाते, मनमानी करते, सो जाते। घर की दोनों स्त्रियों पर मार कुटाई कम हो चला है, क्योंकि ना तो वे अब अब पतियों से बहस करती है और ना कोई सवाल जवाब। सिर्फ उनके हाँ में हाँ मिलाती। दोनों भाई अहम में डूबे अपने आप को विजयी शहंशाह समझते। रास्ते पर आ गई दोनों। बड़ा भाई मूछें ऐंठता। हाँ भाई। छोटा खुशी से फिर सिर हिलाता। इस बीच सुधा ने कब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, रिजल्ट निकाला। उसका चयन प्रशासनिक अधिकारी के लिए हुआ। दोनों भाइयों को भनक तक नहीं लगी
दो अबला स्त्रियों की एकता, ताकत, अच्छी नीति और नीयत ने उन्हें समाज के अगली पंक्ति में खड़ा कर दिया। कल तक जेठानी के बच्चे उद्दंड, कमजोर, पढ़ाई में कच्चे थे। वही माँ चाची के सहयोग, प्यार, पौष्टिक आहार, अध्ययन के बल पर कक्षाओं में अपनी मेधा शक्ति का परचम लहराने लगे। हमारी भाग्य बनकर आई हो, जेठानी देवरानी को गले लगा लेती। नहीं दीदी, आपने अगर मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं ये भी यूं ही मार कुटाई एक कोने में पड़ी रहती। आस पड़ोस की औरतों, जहाँ देवरानी जेठानी, सास बहू, ननद भाभी एक दूसरे की चुगली कर लड़ झगड़ रसातल में जा रही थी, वहीं इन दोनों का प्रेम और उन्नति देख उनकी आंखें भी खुलने लगी। देवरानी जेठानी हो तो ऐसी, सच में अब तो छोटी अफसर बन जाएगी। वे आपस में बतियाती खुशियाँ उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। इन सब से अनजान फूड मगज दोनों भाई अपनी अकड़ में थे। जब परिचित दोनों भाइयों को सुधा की सफलता की बधाइयाँ देने लगे, तब उनका माथा ठनका। क्या छोटी नौकरी करेगी? छोटा भाई भुचक। आज उनका क्रोध सातवें आसमान पर था। इनकी यह मजाल, अब लात घूंसों से काम नहीं चलेगा, डंडा चलाना पड़ेगा। दोनों बिखरे हुए घर पहुंचे। यहाँ का तो माहौल ही दूसरा था। लोग बधाइयाँ दे रहे थे, बच्चे दौड़ दौड़ कर सबकी आवभगत कर रहे थे। देवरानी जेठानी किसी सम्भ्रात घर की महिला की तरह शिष्ट सलीकेदार नजर आ रही थी। आज गुस्से में दोनों भाइयों ने दारू पी ही नहीं। उन्हें जल्दी थी अपनी घरवालियों को सबक सिखाने की। हम लोग दिन रात खटते हैं और ये दोनों यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है। वे पूरी तरह होश में थे, अपनी आंखों से देखा। यह उन्हीं का घर है, साफ सुथरा, रंगीन चादर, बच्चों के चेहरे पे रौनक, इज्जतदार लोगों का जमघट। दोनों ने अपने ऊपर नजर डाली। गंदा, सौदे, टेढ़े मुड़े कपड़े, कई दिनों से शेव नहीं किया हुआ, नशा करने से निस्तेज चेहरा, बुझी हुई आंखें। इस बदली हुई दुखद स्थिति को स्वीकारने के अतिरिक्त उनके पास और कोई चारा नहीं था। वह दिन और आज का दिन। सुधा प्रशासनिक पद पर कार्यरत है। विभागीय गाड़ी, ड्राइवर, चपरासी सब कुछ उपलब्ध है। पद, पैसा, प्रतिष्ठा उसके कदम में। घर और बच्चों का भार जेठानी के कुशल हाथों में। सहायता के लिए घरेलू सेविका है। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सुख संपत्ति, इज्जत पाते ही दोनों भाइयों ने दारू से तौबा कर ली। अब वे अपनी पत्नियों के जर खरीद गुलाम हैं। हमसे भारी भूल हुई, गलतियां भी, हमें माफ कर दो। पतियों के चिरोरी पर दोनों हंस पड़ती। उनकी मेहनत रंग लाई। दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो गया। आज दोनों देवरानी जेठानी ने समाज के समक्ष अनुपम उदाहरण पेश किया है। लोग उन दोनों का उदाहरण देते नहीं थकते। रो धोकर मत काटो जिंदगी, अपनी काबिलियत, परिश्रम और सूझबूझ से सामना करो। विपरीत धारा को भी अपनी ओर मोड़ने की कुवक्ता पैदा करो। ये दुनिया क्या, यह समाज क्या, सारी कायनात तुम्हारी बंदगी करेगा। उम्मीद का दीपक हृदय में जलना चाहिए। एक दूसरे का सहारा बनी देवरानी जेठानी समाज के सामने सर्वोच्च उदाहरण है। अगर सही साथ मिले तो इंसान असंभव को भी संभव कर सकता है।